रसोई के कामों में व्यस्त नीरा के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। बार बार वो दरवाजे की तरफ देख रही थी। पति सुधीर पेपर के साथ साथ नीरा के चेहरे को भी पढ़ रहे थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि नीरा गांव से आज रही है। उनकी माँ और अपनी बेहद कड़क सास की वजह से परेशान थी। नीरा का सुधीर के अपनी माँ को और ज़्यादा न पसंद करने की वजह वो जानते थे, और काफ़ी हद तक वो नीरा को भी गलत नहीं समझते थे, क्योंकि शहर और गांव की परवरिश सोच में कितना अंतर होता है वो जानते थे। उनकी माँ पूजा पाठ, जाति धर्म इन सब का बहुत ख्याल रखती थी। जरा सी भी कोई चूक और लापरवाही उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। जब भी छुट्टियों में वो नीरा और उनकी 16 वर्षीय बेटी सौम्या गांव जाते, नीरा को बहुत परेशानी होती थी। वो और सौम्या तो बहुत मस्ती करते, पर नीरा जो शहर में जींस टॉप पहनकर घूमती थी, उसे लंबे घूंघट में रहना पड़ता था। सबसे ज़्यादा परेशानी तो उसे माहवारी के दिनों में झेलनी पड़ती थी। हर तरह से एक अछूत की भांति उसे बहिष्कृत कर देती थी उनकी, मगर इसके उल्टा पोती सौम्या पर कम ही पाबंदियां लगाती थी। दादी जो थी, जहां माहवारी के दिनों में नीरा को जमीन पर सोने के लिए विवश किया जाता था, वहीं सौम्या के लिए खाट खरीद दी गई थी, क्योंकि उन दिनों में सौम्या के पेट कमर में असहनीय पीड़ा होती थी, जिसे बर्दाश्त कर पाना उसके लिए मौत के समान होता था। उसका दर्द और छटपटाहट कुछ ऐसा होता था कि 3 दिनों तक उसकी भूख प्यास सब मर जाती थी। माही के दर्द की वजह से उसके रोने से सब रोने लगते थे। नीरा तो उसके सिरहाने ही बैठी रहती थी। उन क्षणों में अगर उससे कोई एक वरदान मांगने को कहता, तो वह अपनी बेटी के दर्द को खुद के लिए मांग लेती। दर्द और छटपटाहट में सौम्या दवा देने के लिए बार बार बोलती, पर दादी के आदेश के आगे उस पीड़ा में भी उनकी एक न चलती थी। दवाई के सख्त खिलाफ थी वो। बिल्कुल नहीं, दवा बिल्कुल नहीं खानी है। 3 दिनों तक घर पर ही आराम करो और दर्द को बर्दाश्त करो। अपने शरीर और गुप्तांगों की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखो। हो सके तो योगा करो, जिससे दर्द में कुछ आराम मिले, क्योंकि इन दिनों में दवाई जहर का काम करती है। वो भी अपनी जगह सही थी, सही नहीं अड़िंग थी। उनके लिए ना मतलब ना ही होता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनकी बातों को टाले, चाहे वो गांव में हो या शहर में। गांव में माहवारी के दिनों में दादी का ऐसा कड़ा मिजाज उसे बिल्कुल नहीं भाता था। यही बस एक वजह थी कि नीरा और सौम्या पीरियड्स के पास के दिनों में गांव नहीं जाना चाहते थे। एक बार तो गांव से वापस आकर सौम्या ने जिद पकड़ ली कि डॉक्टर के पास चलो और मुझे माहवारी के दिनों में होने वाले दर्द के लिए दवा देने के लिए बोलो। उसकी जिद के आगे मजबूर नीरा उसे डॉक्टर के पास ले गई, और जब डॉक्टर ने भी वही बात कही जो उसकी दादी कहती थी, तब जाकर दवा न लेने के लिए मानी वो। इन सब बातों से दूर सुधीर को नीरा पर बहुत गर्व भी था, क्योंकि भले वो शहर में पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्याल की लड़की थी, पर उसने सदैव ही अपने विचारों से उलट उसकी माँ का कभी भी अपमान नहीं किया था और उसकी हर बात का सम्मान किया था। ये तो सौम्या थी जो दादी से बात बात पर उनकी सोच को लेकर तर्क करती थी, जिसका उसकी दादी बहुत गंभीरता से उत्तर देती थी और कहती थी, बेटी एक दिन तुझे दादी का भी नज़रिया सही लगेगा। मैं रोक टोक करती हूँ, पर तुम लोगों की भलाई के लिए। हाँ, कहीं कहीं मैं पुरानी मान्यताओं को महत्व देती हूँ, क्योंकि वही सब मैं देखती आ रही हूँ। 2 साल बीत गए, मगर वो लोग गर्मी की छुट्टियों में गांव नहीं गए थे। वजह बार बार पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा था। सौम्या अपनी दादी की लाडली थी, बस इसलिए सुधीर की बहुत मना करने पर भी किसी माँ यहाँ की हवा पानी से आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, वो नहीं मानी और शहर आ गई। कुछ दिनों के लिए वो भी अकेली। सुधीर नीरा के परेशान चेहरे को देख कुछ ही देर में कितना कुछ सोच गया, इसका उसे ध्यान भी नहीं रहा। पर परेशानी की असली वजह उसे पता नहीं थी। वो तो किसी और ही वजह से परेशान थी। इस बार में उसे जरा भी अनुमान नहीं था। टिंग टोंग
घंटी की आवाज़ से सुधीर यूं हड़बड़ा गया मानो उसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। वो दरवाज़ा खोलने उठ ही रहा था कि टिंग टोंग घंटी की आवाज़ से सुधीर यूं हड़बड़ा गया मानो उसे किसी ने नींद से जगा दिया हो। वो दरवाज़ा खोलने उठ ही रहा था कि नीरा ने तब तक लगभग दौड़ते हुए दरवाज़ा खोल दिया। उसकी हड़बड़ाहट से कोई भी बोल देता कि वो इतनी देर से इसी घंटी की आवाज़ के लिए बेचैन थी। खैर, दरवाज़ा खुल गया था। सुधीर ने खुद को फिर से अखबार की खबरों में डुबो दिया। दरवाजे के बाहर कुरियर वाला था जिसने सौम्या के नाम की चिट्ठी नीरा को उसके साइन के बाद दे दी। अभी दरवाज़ा बंद करती नज़र सीढ़ियों से ऊपर आ रही उसकी सांस पर पड़ी तो साड़ी का सर पर रख लिया उसने। कुछ ही पलों में दोनों आमने सामने थे। नीरा ने सास के पैर छुए तो उन्होंने भी ढेर सारे आशीर्वाद से लाद दिया। उसी पर अभी भी नीरा के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी जिसे भांपते हुए उसकी सास को देर न लगी। हाथ में सौम्या के नाम की चिट्ठी देख पूछी, बेटी सब ठीक तो है बहू? चिट्ठी अब खोली नहीं थी मगर उसके अंदर क्या था उसे पता था। नीरा ने कहा, माँ जी पहले अंदर चलिए फिर बताती हूँ। मगर वो बोली, नहीं पहले बता क्या है तभी अंदर चलूँगी। तब उसने कहा, माँ जी ये सौम्या के नाम की चिट्ठी है जिसमें उसका बैडमिंटन में इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए चयन हुआ है। उसकी इस बात पर बहुत खुश हुई और उम्र को भूल गई। लगभग झूमती हुई बोली, यह तो बहुत खुशी की बात है। बजाय खुश होने के तुम परेशान क्यों हो? माँ जी परेशान हूँ क्योंकि जब उसका बैडमिंटन का मैच है उसी दिन उसकी माहवारी का समय है और आप तो जानती है सब। ऐसे में वो कैसे खेलेगी? वो तो उन दिनों में दर्द से यूं जकड़ी रहती है कि हिल भी नहीं पाती। बैडमिंटन उसके लिए बस खेल नहीं उसकी ज़िंदगी है। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। बोल यूं रूहा सी हो गई मानो अब तो पड़ेगी। दोनों बातों में ऐसी खोई हुई थी कि उन्हें होश भी नहीं रहा कि अभी अभी आई सौम्या सीढ़ियों पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन स्कूल से चूकी थी। स्थिति को भांपते हुए और अपनी लाडली की मन स्थिति समझते उन दोनों को तब दरवाजे पे ही खड़े होकर बात करने को लेकर अपनी गलती का एहसास हुआ। तब नीरा के साथ सौम्या भी परेशान थी। अपनी फूल सी पोती पर जान छिड़कती थी उसकी दादी। भले ही वो एक सख्त मिजाज सास थी पर बात पर जब पोती की आती तो उनका एक ही रूप देखने को मिलता था। खैर अब तो बात सौम्या को पता चल ही गई थी। इससे पहले कि सौम्या रोती उससे पहले ही उसकी दादी बोली, देख बेटी इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। फिर ये दर्द क्या चीज़ है। रही बात उन दिनों की माहवारी की तो ये वादा रहा तुम खेलोगी भी और जीतोगी भी, वो भी बिना दर्द की दवा लिए। बस हिम्मत न हारना और जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करना। उसकी इस बात पर दोनों ने थोड़े अविश्वास से उसकी तरफ देखा तो हंस दी वो और बोली, अरे ऐसे क्या देख रही हो तुम दोनों? योगा और ध्यान से सब संभव है। खुद पर और दर्द पर विजय पाने का अचूक उपाय है। देखो मैं इसलिए तो तंदुरुस्त हूँ इस उम्र में भी क्योंकि मैं योगा और ध्यान करती हूँ। तुम बस अपनी दिनचर्या से सुबह 4 से 6 बजे का समय मुझे दे देना, फिर देखना कैसे ट्रॉफी घर लाती है। बोल पोती को गले से लगा उसका माथा चूम लिया। नीरा को काफ़ी देर से दरवाजे के बाहर खड़ा देख सुधीर उसे देखने चला गया। अखबार साइड टेबल पर रख जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा तो माँ को देख आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि वो दूसरे दिन आने वाली थी। मगर फिर दादी पोती का प्यार देखकर कुछ भी पूछना भूल गया और माँ के पैर छू वो भी उसके गले से लग गया। पास ही खड़ी नीरा इन सबका प्यार देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी तरफ देख सुधीर की माँ बोली, अरे बहू तू भी हमारी गैंग में शामिल हो जा, आ जा गले लग जा बेटी। माँ की इस बात पर आश्चर्यचकित रह गया सुधीर क्योंकि ऐसे शब्द माँ के मुँह से पहली बार सुने थे उसने। और नीरा से तो उन्होंने हमेशा अछूतों सा व्यवहार किया था। माहवारी के दिनों में नीरा थोड़ी हिचकिचाई क्योंकि उसका माहवारी का दूसरा दिन था। उसने ये बात उन्हें नहीं बताई थी पर तजुर्बा कुछ ऐसा था उनका कि चाल देख वो सब समझ जाती थी। नीरा की हिचकिचाहट देख वो बोली, बहू गांव में मैं तेरी सास के चोले को उतार आई हूँ। ये सामने तेरी माँ खड़ी है। मैंने तेरे साथ बहुत सख्ती की है हमेशा,
जब तुझे प्यार करना चाहिए था, मैंने तुझे ज़मीन पर केवल सुलाया, बल्कि बुरा व्यवहार भी किया, पर तूने हमेशा रखा, जिसके लिए मुझे खेद के साथ गर्व भी है। तुम लोगों के 2 साल तक गांव नहीं आने पर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, पर क्या करूं, सोच तुरंत तो नहीं बदलती ना बहू। मुझे मेरे व्यवहार के लिए माफ़ कर दे और आजा, गले लग जा। माँ के इस बदलते व्यवहार से जहाँ सुधीर को सुगत एहसास हो रहा था, वहीं उसने नीरा देखा। नीरा जो कुछ देर पहले परेशान थी, अब चिंता मुक्त थी, पर वो अब भी इस बात से अनजान था कि जिस कारण से नीरा और सौम्या उसकी माँ से खींचे खींचे रहते थे, आज उसी कारण ने उन तीनों को मजबूती से एक साथ खड़ा कर दिया था। क्योंकि एक औरत ही औरत की तकलीफ को न केवल समझ सकती है, बल्कि उससे लड़ने की शक्ति भी दे सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।